हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं 12 क्लास का इतिहास का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और उसका जितने भी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सभी लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और आप लोग को कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है उस चीज़ को आप लोग मिलाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। ठीक है, पहला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि का अर्थ सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। पहला प्रश्न आप लोगों के बीच क्या है कि ब्राह्मी लिपि का अर्थ सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो बताइए आंसर। ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जेम्स प्रिंसेस, सी मेगास्थनीज और डी फरहान। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आप लोग का आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी जेम्स प्रिंसिप। ठीक है, आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनके बारे में बोला गया है कि जेम्स प्रिंसेप 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालकर अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, आइए कब पढ़े थे? तो 1838 में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, खरोष्ठी लिपि मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है। दूसरा प्रश्न है खरोष्ठी लिपि मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो बताइए। ए है दक्षिण भारत, बी पश्चिमोत्तर भारत, सी बिहार और डी बंगाल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आप लोग का बी पश्चिमोत्तर भारत। कहाँ पर प्रचलित थी? पश्चिमोत्तर भारत में, बी होगा। तो ये इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए इसके बारे में बोला गया है कि खरोष्ठी लिपि का प्रयोग पश्चिमोत्तर भारत में किया जाता था। इसे यूनानी और खरोष्ठी भाषा वाले सिखों की सहायता से पढ़ा गया। ठीक है, सिखों के सहायक के लिए पढ़ा गया, सहायता के लिए पढ़ा गया। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए हैं। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त और सी कुषाण और डी नंद। आंसर आप लोग का होगा सी कुषाण वंश। ठीक है, यानी सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए? तो कुषाणों ने। देखिए इसके बारे में कुछ व्याख्या है। देखिए भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए। बाद में गुप्त शासकों ने सबसे सुंदर स्वर्ण मुद्राएं जारी किए। ठीक है, इनके बाद में कौन आए? तो गुप्त शासक ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ठीक है, देखिए बच्चों जितने ये फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को बताया जाता है उसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी धनानंद। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराए थे? तो धनानंद को। ठीक है ना, आगे अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ए पतंजलि, बी चाणक्य, सी कालिदास और डी आर्यभट्ट। तो आंसर क्या होगा? आंसर आप लोग का होगा बी। कौन हो? चाणक्य होंगे। इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा, इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। 3 नाम है इनका, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है ना, तो पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो विष्णुगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए चाणक्य जो थे, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य, देखिए दिया हुआ है कि जिन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रमुख सलाहकार भी थे।
ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख गुरु एवं प्रमुख सलाहकार भी थे। ठीक है, तो ये सभी बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथों में मिलता है? ए वेदों में, बी बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में, सी रामायण में और डी महाभारत में। तो किसमें मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख? तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में। ठीक है, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, कितने महाजनपद के? 16। ठीक है, अगला प्रश्न है अधिकांश महाजनपदों में शासन व्यवस्था कैसी थी? गणतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, पंचायत व्यवस्था। तो क्या होगा ऑप्शन? तो ऑप्शन होगा बी राजतंत्र। क्या होगा? राजतंत्र। अधिकांश महाजनपदों में शासन व्यवस्था राजतंत्र। ठीक है, इसके बारे में देखिए, अधिकांश महाजनपदों में राजा शासन करते थे, जबकि कुछ राज्यों में गण एवं संघ व्यवस्था भी प्रचलित थी। यानी कुछ में राजा शासन करते थे और कुछ में गण और संघ व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मगध महाजनपद के शक्तिशाली बनने का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन ए रेगिस्तानी क्षेत्र, बी उपजाऊ भूमि एवं लौह खदानें, सी समुद्री व्यापार और डी कम जनसंख्या। तो क्या होगा आंसर? उपजाऊ भूमि एवं लौह खदानें। आंसर बी हो जाएगा, उपजाऊ भूमि एवं लौह खदानें। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मगध के पास उपजाऊ भूमि, गंगा एवं सोन नदी, लौह खदानें तथा योग्य शासक थे, जिससे यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना हुआ था। देखिए, मगध के पास उपजाऊ भूमि थी, गंगा एवं सोन नदी, लौह खदानें तथा योग्य शासक थे, जिनसे यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था। ठीक है, अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना क्या थी? वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैनी थी और डी तक्षशिला। इन मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी बताइए? आंसर होगा बी पाटलिपुत्रा। कहाँ थी? पाटलिपुत्रा, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और यहीं से पूरे साम्राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता था। यानी कि यहीं से पूरे साम्राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता था। कहाँ से? तो पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है तो बताइए? ए फरहान, बी मेगास्थनीज, सी कौटिल्य और डी हैंसंग। तो बताइए इंडिका किसने लिखा? तो आंसर होगा बी मेगास्थनीज। इंडिका किसका लिखा हुआ है? तो मेगास्थनीज का लिखा हुआ है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। कौन राजदूत था? यूनानी राजदूत। उसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन प्रशासन, समाज और सेना की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो यानी कि क्या बोला गया है? यानी इंडिका में क्या व्याख्या किया गया? मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में, समाज और सेना की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन ए कालिदास, बी चाणक्य, सी पाणिनि और डी बाणभट्ट। बताइए अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर भी होगा कौन? चाणक्य। कौन होंगे? चाणक्य। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने की थी। इसमें शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था तथा राजनीति का विस्तृत वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र में शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में और इस अर्थव्यवस्था, शासन यानी कि राजनीति का विस्तृत वर्णन मिलता है। किसमें? अर्थशास्त्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है अशोक ने अपने संदेश किस माध्यम से जनता तक पहुंचाए? तो ऑप्शन ए ताड़पत्र, बी कागज, सी शिलालेख एवं स्तंभ और डी कपड़ा। आंसर होगा सी। क्या होगा? सी शिलालेख एवं स्तंभ। ठीक है,
इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अशोक ने अपने धर्म संबंधी संदेश पत्रों तथा स्तंभों पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में प्रचारित किए थे। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जो भी ये प्रश्न का एक्स्ट्रा बातें लिखी गई हैं उसको कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है इसमें। चलिए अगला प्रश्न, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? ए सेनापति, बी धम्म महापत्र, सी महामंत्री और डी पुरोहित। तो आंसर क्या होगा? धम्म महापत्र। ठीक है, क्या होगा? धम्म महापत्र, बी नंबर एप्स। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसके बारे में बोला गया है कि धम्म महापात्रों का कार्य जनता का कल्याण करना तथा अशोक के धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, अशोक ने धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए राज्य विस्तार, बी नैतिक जीवन एवं धार्मिक सहिष्णुता और सी युद्ध करना और डी कर बढ़ाना। तो क्या होगा आंसर? बी नैतिक जीवन एवं धार्मिक सहिष्णुता, नैतिक जीवन एवं धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसके बारे में बताया गया है कि अशोक का धर्म सत्य दया अहिंसा, सत्य दया अहिंसा, बड़ों का सम्मान कर तथा सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता पर आधारित था। ठीक है, अगला प्रश्न बोला गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किस धातु की फाल वाले हल का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए तांबा, बी सोना, सी लोहा और डी चांदी। तो क्या होगा? लोहा, सी नंबर ऑप्शन होगा, लोहा होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, लोहे की फाल वाले हल और नई सिंचाई व्यवस्था के कारण कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से कौन सा राजधानी था? तो ऑप्शन है तक्षशिला, बी उज्जैनी, सी पाटलिपुत्र और डी स्वर्णगिरी। आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। क्या होगा? पाटलिपुत्र। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अन्य प्रमुख प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी भी थे। ठीक है ना, इसके अलावा क्या था? तक्षशिला भी था, उज्जैनी भी था, तोसली और स्वर्णगिरी भी था। ठीक है, अगला प्रश्न बोला गया है, इंडिका पुस्तक किस भाषा के राजदूत ने लिखी थी? तो बताइए, ए फारसी, बी यूनानी, सी चीनी और डी अरबी। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा यूनानी। क्या होगा? यूनानी। ठीक है, यूनानी राजदूत ने इंडिका पुस्तक को लिखा है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था, उसने इंडिका पुस्तक में मौर्यकालीन भारत का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना के संचालन के लिए कितनी उप समितियाँ थी? बताइए। तो आंसर क्या होगा? आंसर में दिया ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। क्या होगा? 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन सी होगा, 6 होगा। ठीक है, देखिए बोला गया है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना के संचालन हेतु एक समिति तथा उसके अंतर्गत 6 उप समितियाँ कार्य करती थी। तो उसमें एक समिति होती थी और 6 उप समितियाँ कार्य करती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्र थे? प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना, किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उनके अभिलेखों से भूमिदान की जानकारी मिलती थी। उनके अभिलेखों से भूमिदान की जानकारी मिलती थी। ठीक है, अगला प्रश्न, अशोक ने
धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी वर्ग की नियुक्ति की थी? तो बताइए, ये सवाल पीछे भी करा दिए, फिर भी इसका आंसर आना चाहिए। ए महामंत्री, बी धम्म महापात्र, सी सेनापति और डी ग्रामी। तो क्या होगा आंसर? बी धम्म महापात्र। ठीक है, धम्म महापात्र। इसके बारे में देखिए, धम्म महापात्रों का कार्य लोगों को कल्याण करना तथा धम्म प्रचार प्रसार करना है, बता दिए हैं। अगला प्रश्न, अशोक ने धम्म का प्रमुख आधार क्या था? ए युद्ध, बी नैतिक जीवन, सी कर वसूली और डी राज्य विस्तार। तो क्या होगा? बी नैतिक जीवन। क्या होगा? बी नैतिक जीवन। आंसर क्या होगा? नैतिक जीवन। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बोला गया है कि अशोक के धम्म में सत्य, दया, अहिंसा, बड़ों का सम्मान और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता पर बल दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, अशोक ने किसके प्रति आदर रखने की शिक्षा दी? ए केवल सैनिकों के प्रति, बी केवल ब्राह्मणों के प्रति, सी माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति और डी केवल प्रजाओं के प्रति। आंसर क्या होगा? सी होगा, माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अशोक के धम्म में माता पिता, गुरुजनों तथा सभी बड़े का सम्मान करना आवश्यक बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य किस प्रकार के राज्य थे? दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य किस प्रकार के राज्य थे? ए अस्थाई, बी घुमंतु, सी समृद्ध एवं अस्थाई और डी विदेशी। कैसी थी? तो बी सी होगा आंसर। क्या होगा? सी होगा, समृद्ध एवं अस्थाई। कैसी थी? समृद्ध एवं अस्थाई। देखिए, इसमें बोला गया दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य शक्तिशाली एवं समृद्ध राज्यों के रूप में विकसित हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, सातवाहन शासकों का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से था? सातवाहन का ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी कश्मीर और डी पंजाब। तो क्या होगा? दक्षिण भारत। कहाँ से था? तो दक्षिण भारत। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सातवाहन शासक दक्षिण भारत के प्रमुख शासकों में से गिने जाते हैं और उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया था। सातवाहनों ने क्या किया था? तो व्यापार को बढ़ावा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, कुषाण शासक ने अपनी विशाल मूर्तियां कहाँ स्थापित कराई थी? कुषाण शासक, ए नालंदा, बी मथुरा, सी वैशाली और डी पाटलिपुत्र। तो आंसर क्या है? तो बी मथुरा। कहाँ पे? तो मथुरा में। ऑप्शन बी मथुरा। देखिए, बोला गया है कि कुषाण शासकों ने मथुरा के निकट माट के देवस्थान पर अपनी विशाल प्रतिमाएं स्थापित कराई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, जनता के जीवन की जानकारी इतिहासकारों को मुख्यतः किससे मिलती है? ए वेदों से, बी जातक कथाओं से, सी रामायण से, डी पुराण से। तो क्या होगा आंसर? तो बी होगा, जातक कथाओं से। किससे? जातक कथाओं से। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जातक कथाओं के माध्यम से इतिहासकारों ने सामान्य जनता के जीवन और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। ठीक है, अगला प्रश्न बोला गया है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किस धातु के फल का प्रयोग किया गया? फिर इस एक बार सवाल रिपीट हो गया है, लेकिन इसका आंसर सही होना चाहिए आप लोग को। देखिए, ए है तांबा, बी चांदी, सी लोहा और डी सोना। तो क्या होगा? सी लोहा। ठीक है, सी लोहा। देखिए, बोला गया है कि लोहे की फाल वाले हल के प्रयोग से खेती अधिक प्रभावी हुई और उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए किसानों ने कौन कौन से साधनों का निर्माण किया था? ए केवल तालाब, बी केवल नहर, सी तालाब, कुएं एवं नहर और डी केवल कुएं। तो क्या होगा? तालाब, कुएं एवं नहर। ठीक है, किस चीज़ का निर्माण कराए थे? तालाब, कुएं और नहर का। ठीक है, देखिए, इसमें बोला गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तालाब, कुएं एवं नहर जैसे सिंचाई साधनों का विकास किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण समाज में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन होता था? छोटा किसान, बी भूमिहीन किसान,
सी ग्राम प्रधान एवं बड़ा जमींदार और डी मजदूर। आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी ग्राम प्रधान या बड़ा जमींदार। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है कि ग्रामीण समाज में बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान अधिक प्रभावशाली थे, जबकि छोटे किसान अपेक्षाकृत क्या थे? कमजोर थे। ठीक है, अगला प्रश्न, शासकों की प्रतिमा और नाम वाले सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो मौर्य, बी यूनानी शासक ने, सी गुप्त और डी नंद। आंसर होगा बी यूनानी शासकों ने। किसने किया था? यूनानी शासकों ने। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, शासकों की प्रतिमा और नाम अंकित सिक्के सर्वप्रथम हिंदू यूनानी शासकों द्वारा जारी किया गया। देखिए, सिक्कों पर प्रतिमा होना चाहिए और कहने का मतलब उस पर नाम अंकित होना चाहिए। तो सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों द्वारा जारी किया गया था, जिससे सिक्का प्रणाली का विकास हुआ। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किस शासक ने जारी की थी? तो ए नंदवन, बी मौर्य, सी कुषाण, डी गुप्त। तो देखिए क्या होगा? कुषाण। क्या होगा? कुषाण, सी ऑप्शन होगा। इसके बारे में जानते हैं। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं कुषाण शासकों ने जारी की है और बाद में गुप्त शासकों। ये भी सवाल रिपीट हो गया है, ठीक है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे आकर्षक मुद्राएं स्वर्ण मुद्राएं किस वंश के शासकों ने जारी की हैं? ए नंद, बी मौर्य, सी गुप्त और डी सातवाहन। तो क्या होगा? बी गुप्त, सी गुप्त होगा। क्या होगा? सी गुप्त। आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न, इससे पहले देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राएं अपनी सुंदरता और उत्कृष्ट कला के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में किस विदेशी साम्राज्य के सिक्के मिले थे? ए यूनानी, बी फारसी, सी रोमन और डी चीनी। तो क्या होगा? तो सी रोमन। क्या होगा? सी रोमन। ठीक है, अगला प्रश्न, इससे पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में बड़ी मात्रा में रोमन सिक्के मिले हैं, जो उस समय के समुद्री व्यापार का प्रमाण है। उस समय के समुद्री व्यापार का क्या है? प्रमाण है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में व्यापार के लिए सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता था? ए वस्तु विनिमय, बी सिक्के, सी अनाज और डी वस्त्र। तो क्या होगा? सिक्का। किसका उपयोग होता था? सिक्का का उपयोग किया जाता था। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, व्यापार को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए सिक्कों का व्यापक उपयोग किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रमुख कारण क्या था? तो ए वर्षा, बी लोहे की फाल वाले हल, सी जंगल और डी पशुपालन। क्या होगा आंसर? बी लोहे की फाल वाले हल का प्रयोग। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है कि लोहे के हल और सिंचाई की नई तकनीकों से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी का प्रमुख विदेशी स्रोत कौन सा है? तो ए रजतरांगनी, बी इंडिका, सी रामायण, डी महाभारत। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा? बी। क्या होगा? बी इंडिका में। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में इंडिका में व्यवस्था किया गया है। देखिए, इंडिका जो है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न है अशोक ने अपने संदेश किस भाषा और लिपि में लिखवाए थे? ए अंग्रेजी, बी संस्कृत, सी प्राकृत मुख्यतः ब्राह्मी लिपि और डी उर्दू। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर सी प्राकृत या मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो ये बोला गया कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अशोक का धर्म मुख्य रूप से किस पर आधारित था? युद्ध पर, बी नैतिकता एवं अहिंसा पर, सी राज्य विस्तार, डी कर संग्रह। क्या होगा आंसर? आप लोग का आंसर दिया है नैतिकता एवं अहिंसा पे। नैतिकता एवं अहिंसा। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य लोगों को नैतिक, दयालु
और अहिंसक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के प्रमुख प्राचीन राज्यों में कौन शामिल नहीं था? दक्षिण भारत के प्रमुख प्राचीन राज्यों में कौन शामिल नहीं था? ए चोल, बी चेर, सी पांडे और डी मगध। क्या होगा? तो मगध। क्या होगा? मगध। आंसर डी। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है कि चोल, चेर और पांडे दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य थे, जबकि मगध उत्तर भारत का महाजनपद था। ठीक है, तो मगध कहाँ का था? तो उत्तर भारत का महाजनपद। ठीक है, आगे, भूमिदान के अभिलेख मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए थे? ए पाली, बी संस्कृत, सी तमिल और डी प्राकृत। आंसर क्या होगा? आंसर बी संस्कृत। क्या होगा? बी संस्कृत। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अधिकांश भूमि दान संबंधी अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अधिकांश जो भूमि दान संबंधी अभिलेख हैं किस में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्त का विवाह किस वंश में हुआ था? तो ए मौर्य, बी सातवाहन, सी वकाटक और डी नंद। क्या होगा आंसर? सी वकाटक। क्या होगा? सी वकाटक, यानी प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ था? वकाटक। ठीक है, देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रभावती गुप्त का विवाह दक्कन के वकाटक शासक के परिवार में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, अशोक के अनुसार धर्म का पालन करने से क्या प्राप्त होता है? केवल धन, बी केवल राज्य, सी इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण और डी केवल प्रसिद्धि। ऑप्शन सी होगा, इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। अशोक के अनुसार धर्म का पालन करने से व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य दोनों श्रेष्ठ बनते हैं। वर्तमान और भविष्य दोनों श्रेष्ठ बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज में छोटे किसान किस वर्ग में आते हैं? ए शक्तिशाली, बी कमजोर, सी शासक और डी व्यापारी। क्या होगा? तो कमजोर। ऑप्शन क्या होगा? बी कमजोर। ठीक है, किसान किस वर्ग में आते थे? कमजोर वर्ग में। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बोला गया है कि ग्रामीण समाज में छोटे किसान अपेक्षाकृत कमजोर में थे, जबकि बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान अधिक प्रभावशाली थे। ठीक है, अगला प्रश्न, आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? सोना, बी चांदी और तांबा, सी लोहा और डी पीतल। तो क्या होगा? चांदी एवं तांबा। ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए बोला गया है कि प्रारंभिक आहत सिक्के मुख्यतः चांदी और तांबे के बनाए जाते थे और व्यापार में प्रयुक्त होते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अभिलेखों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? वे बहुत लंबे होते थे, बी उनमें केवल राजाओं और प्रमुख घटनाओं का उल्लेख होता है, सी वे केवल चित्रों में होते थे, डी उन्हें पढ़ना आसान। तो क्या होगा आंसर? बताइए आप लोग। आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी। बोला गया है कि उनमें केवल राजाओं और प्रमुख घटनाओं का उल्लेख होता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अभिलेखों से सामान्य लोगों के दैनिक जीवन की जानकारी बहुत कम मिलती है, इसलिए इतिहासकार अन्य स्रोतों का भी उपयोग करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, अच्छा ये लास्ट प्रश्न था बच्चों। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताइए, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो कमेंट में आप लोग का आंसर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों और भाइयों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और आप लोग बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दीजिए। ऐसे ही आप लोग के बीच हम अब जो भी है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लाते रहेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइए कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। तो कमेंट में ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज इतना तक रहने देते हैं।
थैंक यू।